अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? तो देखिए, हम सेल पढ़ रहे हैं, है ना। हमने प्रोकैरियोटिक सेल ऑलमोस्ट फिनिश किया है, ठीक है। तो बताइए, कोई डाउट यहां तक? पक्का? श्योर? यस सर, क्या डाउट है? पक्का? ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे, सबसे पहले हम सेल वॉल, सेल एनवेलप तो प्रोकैरियोट्स का पढ़ा हमने, बैक्टीरिया का पढ़ा, ठीक है। उसमें पेंडिंग है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। फिर सेल एनवेलप के मॉडिफिकेशंस क्या हैं, सेल एनवेलप पे कौन कौन से स्ट्रक्चर्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, हम वो भी पढ़ेंगे। देन राइबोसोम से इंक्लूजन बॉडीज से दूसरे स्ट्रक्चर जो हैं जो कि प्रोकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं, हम वो भी पढ़ेंगे, ठीक है। और लास्ट में हम यूकैरियोटिक सेल का ओवरव्यू देखेंगे, जस्ट इन इंट्रोडक्शन, ठीक है। सो बिफोर स्टार्टिंग द क्लास थोड़ा कल का रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। कल हमने क्या पढ़ा था? प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ा था, है ना। उसमें हमने स्टार्ट कहां से किया? किससे? सबसे पहले हमने प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में पढ़ा, है ना, कि न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है। जेनेटिक मटेरियल जो है इट इज नेक्ड इन द साइटोप्लाज्म, ठीक है। अगर ये प्रोकैरियोटिक सेल है, ठीक है, फॉर एग्जांपल यहां पे जेनेटिक मटेरियल होगा विदाउट एनी न्यूक्लियर एनवेलप, ठीक है। वो रीजन जहां पे जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है, हम उस रीजन को क्या कहते हैं? न्यूक्लियाइड, ठीक है। और डीएनए जो है बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल जो है, हम उसको क्या कहते हैं? जीनोफोर कहते हैं। क्या कहते हैं? जीनोफोर कहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमने सेल एनवेलप के बारे में पढ़ा, ठीक है। सेल एनवेलप, अगर हम बैक्टीरिया की बात करें, कितने लेयर्स हुए सेल एनवेलप के? 3 लेयर्स हैं, है ना। सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो है, हम उसको क्या कहते हैं? ग्लाइको कैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स जो है स्टूडेंट्स, ज्यादातर कार्बोहाइड्रेट्स का ही बना होता है। किसका बना होता है? ग्लाइको मीन्स ग्लूकोज, जो कि एक शुगर है, जो कि एक कार्बोहाइड्रेट है ना। ग्लाइकोकैलिक्स जो है उसकी फर्दर डिवीजन होती है बैक्टीरिया में, 2 लेयर्स होते हैं, स्लाइम लेयर और कैप्सूल, है ना। स्लाइम लेयर और कैप्सूल, ठीक है। स्लाइम लेयर जो होती है, ये क्या होती है? स्मूथ होती है, जेलेटिनियस होती है, ठीक है। म्यूसिलेज इसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। अगर हम कैप्सूल की बात करें, कैप्सूल क्या है? टफ लेयर है, ठीक है। और कैप्सूल का एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जो हमने पढ़ा वो क्या है? हाँ, हमारी एंटीबॉडीज जो है बैक्टीरिया को डिटेक्ट नहीं कर पाती हैं। हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स जो हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स का क्या काम है? डिफेंस है ना। ये क्या करते हैं? अगर कोई फॉरेन पार्टिकल्स आ रहे हैं, एंटीजन, फॉरेन पार्टिकल क्या हुआ? एंटीजन, जूलॉजी में आप पढ़ेंगे ये, ठीक है। एंटीजन को क्या करते हैं? डब्ल्यूबीसीज एनगल्फ करते हैं, फैगोसाइटोसिस, सेल ईटिंग, है ना। वो बिल्कुल इनगल्फ ही करते हैं बैक्टीरिया को। लेकिन बैक्टीरिया के अंदर अगर कैप्सूल प्रेजेंट है तो बैक्टीरिया डिटेक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो ये एडवांटेज है बैक्टीरिया को, इसीलिए कैप्सूल होता है, ठीक है। ज्यादातर कैप्सूल थिकनेस प्रोवाइड करता है सेल एनवेलप को। ओके, इट्स क्लियर टू एवरीवन? यस। उसके बाद नेक्स्ट लेयर कौन सा हुआ? सेल वॉल।
सेल वॉल जो बैक्टीरिया में है, ठीक है, मेन फीचर क्या है सेल वॉल का? एक सेल वॉल, सबसे पहली बात स्टूडेंट्स याद रखिए, एक रिजिड स्ट्रक्चर है। क्या स्ट्रक्चर है? रिजिड स्ट्रक्चर है, ठीक है। मैं यहां पे लिखूंगा इट इज ए रिजिड स्ट्रक्चर। रिजिड स्ट्रक्चर अगर है तो सेल को क्या प्रोवाइड करेगा? ये सबसे पहले सेल शेप मेंटेन करेगा ये, ठीक है। सेल की एक पर्टिकुलर शेप है, इट इज बिकॉज ऑफ सेल वॉल। क्यों? क्योंकि सेल वॉल जो है एक रिजिड स्ट्रक्चर है, ठीक है। उसके बाद इम्परमिएबल होगा वाटर को? नहीं, हम नहीं कह सकते, क्योंकि बैक्टीरिया को वाटर चाहिए ना, कहां से आएगा वाटर, है ना। तो ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ, प्रोटेक्शन, डिफेंस, दो चीजें हैं, क्योंकि बैक्टीरिया ज्यादातर एक्सट्रीम कंडीशंस में पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल यहां बाहर बारिश हुई, ठीक है, सड़क पे पानी जमा हुआ, उस पानी में बहुत सारे बैक्टीरिया हैं। अब टेम्परेचर एक्सट्रीम हो गया, बहुत सर्द हो गया टेम्परेचर, बैक्टीरिया को मरने का खतरा है ना। लेकिन सेल वॉल है तो कोई खतरा नहीं है, प्रोटेक्ट करेगा बैक्टीरिया को। अब थोड़ी धूप हुई, वही जो पूल था वाटर में, वहां बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो गया, गर्म हो गया पानी, बैक्टीरिया को फिर से खतरा है, तो सेल वॉल प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है। अब क्या हुआ, किसी वजह से वहां पे बहुत ज्यादा साल्ट जमा हो गए, उसी पानी में साल्ट एक्युमुलेशन बहुत ज्यादा हो गई, बैक्टीरिया को फिर भी खतरा है, तो कौन प्रोटेक्ट करेगा? सेल वॉल प्रोटेक्ट करेगा। इसीलिए सेल वॉल बैक्टीरिया में होता है। और हमने सेल वॉल के बारे में ये भी पढ़ा, सेल वॉल जो है कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, किस किस का? पेप्टिडोग्लाइकन का। किसका? पेप्टिडोग्लाइकन के बारे में हमने पढ़ा। मैं यहां पे लिखूंगा पेप्टिडोग्लाइकन। पेप्टिडोग्लाइकन जो है स्टूडेंट्स किस किस का बना है? सबसे पहले जो स्टूडेंट्स नहीं थे कल, उनके लिए पेप्टिडोग्लाइकन जो है दो वर्ड से बना है, पेप्टिडो और पेप्टिडो से क्या आता है? पेप्टाइड बांड। पेप्टाइड बांड किस में होगा? प्रोटीन्स में। प्रोटीन्स में अमीनो एसिड्स होते हैं जो कि एक दूसरे से जुड़े हैं, किसकी वजह से? पेप्टाइड बांड की वजह से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये पेप्टाइड बांड यहां पे प्रेजेंट होगा। और ग्लाइकन मींस कार्बोहाइड्रेट यूनिट, शुगर यूनिट, ग्लूकोज यूनिट्स, जो भी आप कहेंगे। लेकिन यहां पे शुगर जो है स्पेशल शुगर्स हैं, दो शुगर्स हैं, ठीक है। पहला कौन सा है? आवाज नहीं आ रही। एनेसिटाइल ग्लूकोज एमाइन, एसिटाइल ग्लूकोज एमाइन, ठीक है। इसको हम शॉर्ट में क्या लिखेंगे? नैग लिखेंगे शॉर्ट में, ठीक है। और दूसरा शुगर कौन सा है? एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड, म्यूरेमिक एसिड, नैम। तो नैम जो है स्टूडेंट्स, इसमें पेप्टाइड बांड नहीं होता, इसमें पेप्टाइड बांड होता है, ठीक है। एमाइन है ना, इसमें एमाइन ग्रुप प्रेजेंट होता है। और कल मैंने आपको दिखाया भी था वो लिंकेज जो होता है, ठीक है। उस लिंकेज में मैं बाइंडिंग भूल गया था, उसमें बाइंडिंग होती है, जो होता है ना एन एसिटाइल ग्लूकोज एमाइन। फॉर एग्जांपल ये रेजिड्यूज हैं, नैग नैम है ना, तो इनमें बाइंडिंग होती है, इनमें भी बाइंडिंग होती है। ये बाइंडिंग लिखना मैं भूल गया था, ठीक है। फिर दूसरे होंगे ऐसे ही, ये बीटा 1,4 लिंकेज होगा, ठीक है। ग्लूकोज के आपस में बांड होते हैं ना, कौन से बांड होते हैं ग्लूकोज में आपस में? नहीं, कार्बोहाइड्रेट में जो बांड होते हैं, ग्लाइकोसिडिक बांड, ग्लाइकोसिडिक बांड, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स को आपस में जो बांड ज्वाइन करते हैं, ग्लाइकोसिडिक बांड, ये आप बायोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे, बायोमॉलिक्यूल्स में पढ़ेंगे, ठीक है। घबराने की बात नहीं है, बायोमॉलिक्यूल्स चैप्टर है आपके लिए सेपरेट। तो ये वो बांड है, लेकिन पेप्टाइड बांड यहां पे होगा, ठीक है, नैग की वजह से। ओके, बस इतनी सी बात है इसमें सेल वॉल में। तो सेल वॉल किस किस का बना है? नैग का और नैम का। ये था सेल वॉल का स्ट्रक्चर, ठीक है। अब हमने ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में भी फर्क पड़ा। किसकी वजह से डिफरेंस होता है? स्टेनिंग की वजह से। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का सेल वॉल बहुत ज्यादा थिक होता है, इसीलिए कलर रिटेन करेगा,
ग्राम नेगेटिव कलर रिटेन, क्यों? क्योंकि उसमें पेप्टिडोग्लाइकन जो है, पेप्टिडोग्लाइकन थिन होती है लेयर, ये चीज हमने कल पढ़ी थी, ठीक है। और एक एडिशनल लेयर होती है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में, कौन सी? लाइपोपोलीसेकेराइड की, जो कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में प्रेजेंट नहीं होती है, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट यस्टरडे जो हमने पढ़ा। कोई डाउट यहां तक? तो देखिए, दिस इज बैक्टीरियल सेल, हम फिर से एक बार देखते हैं, ठीक है। तो गौर से देखिए बैक्टीरियल सेल, देखिए स्ट्रक्चर्स क्या क्या है। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा इसमें? तो बच्चों रिवाइज कर रहे हैं ना सब लोग? जीनोफोर इसमें कहां पे है? दिस इज द न्यूक्लियाइड, ठीक है। और न्यूक्लियाइड जो है उसमें क्या होता है? डीएनए, ये डीएनए ही जीनोफोर है, ओके। रिवाइज कर सब कर रहे हैं घर में? अच्छा, आप लोगों में फैमिली यहां पे मतलब बाहर से सभी हैं, तो फैमिली किसके साथ है यहाँ पे? ज्यादातर स्टूडेंट्स ऐसे ही रूम्स पे ही रह रहे हैं, हाँ बस। अच्छा, आपके साथ भी है। देखिए मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, जिसके साथ ओके ओके, देखिए जिसके साथ फैमिली है ना, फैमिली जिसके साथ है वो थोड़ा रिस्ट्रिक्शन में रहता है ना। जिसके साथ फैमिली नहीं है थोड़ा उसको फ्रीडम मिलती है, क्योंकि आप अभी 10th से आए हो ना, तो थोड़ा आपको फ्रीडम फील होगी, ठीक है। तो इस फ्रीडम में दो चीजें हो सकती हैं, ठीक है। अगर आप स्टडीज की तरफ जा रहे हो, ठीक है, यू विल डू गुड, आप लाइफ में कभी नहीं रुकोगे, ठीक है। लेकिन अगर थोड़ा बहुत आप भटक गए ना स्टूडेंट्स, तो बहुत मुश्किल है, फिर ट्रैक पे आना बहुत मुश्किल है। क्योंकि एक बार ट्रेन किस पे चलती है? ट्रैक पे, है ना। अगर ट्रैक से ट्रेन ड्रिल हो गई, फिर ट्रैक पे आ सकती है? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है फिर से आना, ठीक है। तो इसीलिए मेरी सजेशन है कि जो आपका बेसिक पर्पस है ना यहाँ पे, जिसलिए आपके पेरेंट्स ने आपको यहाँ पे भेजा है, वो पर्पस पहले सबसे पहले फुलफिल कीजिए। लाइफ में सारी चीजें जरूरी हैं, सारी चीजें जरूरी हैं, ठीक है। पढ़ाई भी जरूरी है, ठीक है, खेल कूद वो भी जरूरी है, लेकिन फिजिकल एक्टिविटीज जो हैं, फिजिकल एक्टिविटीज जैसे आपको टाइम मिल रहा है, स्मार्टफोन से स्पेंड करने से अच्छा है कि थोड़ा बाहर निकलो, ठीक है, थोड़ा खेलो। अगर कहीं पे जाना है जाओ, लेकिन स्मार्टफोन ये 2 साल आपको अवॉइड करने, जितना हो सके अवॉइड करें, है ना। आप अपना एक काम करिए, स्मार्टफोन में वो आता है ना एक सेटिंग जहां पे पता चलता है कि मैं कितना स्मार्टफोन यूज कर रहा हूं। हाँ हाँ, ठीक है। स्क्रीन टाइम आपका कितना है, आप सब भी देखिए। अगर आपका स्क्रीन टाइम 2 घंटे से ज्यादा है, देखिए ये बहुत सीरियस थिंग है। सीरियसली स्पीकिंग, इस स्टेज पे अगर आपका स्क्रीन टाइम 2 घंटे से ज्यादा है, 3 घंटे का ज्यादा है, तो इट इज रियली वरीसम। आपको थोड़ा इसके बारे में सोचना पड़ेगा, है ना। स्क्रीन टाइम कम करना है ना। अगर आपका माइंड वहां पे डाइवर्ट हो गया तो पढ़ाई की तरफ जाएगा? नहीं जाएगा, बहुत मुश्किल है, क्योंकि फिर आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें आएंगी। मैं आपको अपने फ्रेंड की एग्जांपल देता हूं, सुनिए, बहुत अच्छी स्टोरी है, ठीक है। तो मैं और मेरा फ्रेंड यहाँ पे पढ़ाई के लिए आए, श्रीनगर में ही हम कोचिंग जा रहे थे, ठीक है। तो क्या हुआ, कुछ टाइम के बाद मेरे फ्रेंड ने रूम पे पढ़ना छोड़ दिया, पढ़ाई छोड़ दी, ठीक है। उसको लगा कि अरे ये सब तो इजी है, जब एग्जाम होगा तो मैं पढ़ाई कर लूंगा, आइए आइए पढ़ाई कर लूंगा। उसके बाद क्या हुआ, कुछ टाइम के बाद फ्रेंड को ऐसा लगा कि अरे जब पढ़ाई में कर ही नहीं रहा हूं तो कोचिंग क्यों जा रहा हूं। उसको ऐसा भी लगा, ठीक है। तो बोला यार पढ़ाई करनी है, खुद कर लूंगा। ओके, उसने क्या काम किया, उसको घर वालों ने पैसे भेजे और उसने क्या किया, शॉपिंग वगैरह की, कोचिंग जाना ही छोड़ दिया, ठीक है। और उसके बाद 12th में रिजल्ट जब आया, रीअपियर। ठीक है, बड़ी बात है,
तो देखिए आज तो रिपेयर आना पॉसिबल नहीं है, लेकिन आज जो टाइम है आपका, आज हर एक स्टूडेंट का क्या काम है कि अपने गोल्स को फुलफिल करना है, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज बहुत कम है, आपको बहुत ज्यादा compete करना है। हम में कंपटीशन बहुत कम था, लेकिन आप में कंपटीशन बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो लिहाजा मेरी यही सजेशन है कि जिस काम के लिए यहाँ पे आए हैं आप अच्छी तरह कीजिए, ठीक है। तो ये मोटिवेशन डोज मैं हमेशा आपको देता रहूंगा, ताकि आप अपने बेसिक पर्पस से भटक ना जाएं, ओके। तो देखिए हम आज की क्लास की स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हमने क्या पढ़ा, ग्लाइकोलिक सेल वॉल पढ़ा। अब हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखते हैं। देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो प्रोकैरियोट्स का है और यूकैरियोट्स का है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, इट इज सिमिलर। स्ट्रक्चर क्या है, सेम है, ठीक है। तो ये डिटेल्ड स्ट्रक्चर जो है हम आज की क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन एंड पे, ओके, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन तकरीबन सेम ही होता है, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का अगर हम देखें क्या स्ट्रक्चर है, लिपिड बाइलेयर, ठीक है। क्या है ये, लिपिड बाइलेयर। हम किसकी बात कर रहे हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। ठीक है, लिपिड बाइलेयर का क्या मतलब है, एक लेयर लिपिड का यहां पे है, एक लिपिड का लेयर यहां पे है, ठीक है। इनके बीच में क्या है, प्रोटीन्स प्रेजेंट है, ठीक है। क्या है, प्रोटीन्स हैं। तो देखिए ये प्रोटीन्स अंदर भी हो सकते हैं और प्रोटीन्स बाहर भी हो सकते हैं, ठीक है। अंदर के प्रोटीन का क्या काम है, बाहर का क्या काम है, ये हम यूकैरियोटिक सेल में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो बेसिक याद रखिए, प्रोकैरियोटिक का सेल मेम्ब्रेन है, यूकैरियोटिक का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, कोई कुछ खास डिफरेंस नहीं है। अब फंक्शन क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है इट इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। क्या है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का क्या मतलब है, पेन को क्या हो रहा है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। देखिए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, हम उस मेम्ब्रेन को कहेंगे जो कि सल्यूट्स को सिलेक्ट करती है, ठीक है, और कुछ ही सल्यूट्स को अपने अंदर एंटर होने देगी। फॉर एग्जांपल यहां पे ट्रांसपोर्टर है, ये है मेम्ब्रेन, ठीक है। यहां पे ट्रांसपोर्टर है ग्लूकोज का, किसका ट्रांसपोर्टर है, और यहां पे ग्लूकोज प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, तो ग्लूकोज की एंट्री अंदर होगी, यस, क्योंकि ये ट्रांसपोर्टर इसीलिए प्रेजेंट है। और ये ट्रांसपोर्टर कहां पे है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, ठीक है। लेकिन अगर ग्लूकोज की जगह यहां पे फॉर एग्जांपल सक्रोज होगा, क्या होगा, तो एंट्री होगी, नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि ये ट्रांसपोर्टर इसीलिए बना है ग्लूकोज के ट्रांसपोर्ट के लिए, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको कहते हैं सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। अगर हम बैक्टीरिया के सेल मेम्ब्रेन की बात करें, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें, ठीक है, तो यहां कुछ इन्वेजिनेशंस होते हैं, ठीक है। इन्वेजिनेशंस कैसे होते हैं, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, तो यहां पे इनफोल्डिंग्स होंगी लाइक दिस। ये इनफोल्डिंग्स क्यों होती हैं, टू इंक्रीज द सरफेस एरिया। किस लिए होती हैं, टू इंक्रीज द सरफेस एरिया, इंक्रीज द सरफेस एरिया। सरफेस एरिया इंक्रीज होने से क्या होगा, ज्यादा स्पेस मिलेगी। ज्यादा स्पेस मिलेगी तो क्या होगा, यहां पे जितने भी रिएक्शंस होंगे, केमिकल रिएक्शंस होंगे, वो यहां पे हो सकते हैं। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही एक्सटेंशन है, ठीक है। और इन एक्सटेंशंस को हम क्या कहते हैं, मीजोजूम्स। क्या कहते हैं, मीजोजूम्स कहते हैं, ठीक है। तो मीजोजूम्स क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही एक्सटेंशन होते हैं, ठीक है। दे इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन टू परफॉर्म वेरियस फंक्शंस। अब फंक्शंस क्या क्या है हम देखते हैं, ठीक है। कोई डाउट यहां तक, हाँ बताइए, हाँ बेटा।
मीजोजोम्स, हाँ मीजोजोम्स जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही एक्सटेंशन है, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फोल्डिंग होते हैं टुवर्ड्स द इनर साइड टू इंक्रीज द सरफेस एरिया, ठीक है। क्यों होते हैं हम देखते हैं अभी फंक्शंस। तो देखिए हमने मीजोजोम्स के बारे में पढ़ा, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जा रही है, ठीक है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ही इन्वेजिनेशन से, ये इन्वेजिनेशन स्टूडेंट्स कोई भी फॉर्म ले सकते हैं, कोई भी फॉर्म ले सकते हैं, ठीक है। तो ये इन्वेजिनेशंस होते क्यों हैं? बिकॉज द सेल हैज टू परफॉर्म सर्टेन फंक्शंस, है ना। क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल्स में वेल डिफाइंड मेम्ब्रेन ऑर्गेनल्स एब्सेंट होती हैं। तो ये फंक्शंस कहां पे होते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ही होते हैं, मीजोजोम में ही होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले फंक्शन की अगर हम बात करें, सेल वॉल फॉर्मेशन। सेल वॉल जो है, ऐसा नहीं है कि बैक्टीरिया ने एक बार सिंथेसिस कर दी छोड़ दिया। कंटिन्यूअसली बैक्टीरिया को क्या चाहिए? पेप्टिडोग्लाइकन चाहिए, बाकी चीजें चाहिए। वो कहां से उनकी सिंथेसिस होगी? मीजोजोम से ही सिंथेसिस होगी, ठीक है। अभी लिखिए मत, पहले देखिए, मैं आपको टाइम दूंगा लिखने के लिए, पहले समझिए चीजों को, ओके। तो सेल वॉल की कहां पे होगी सिंथेसिस? सेल वॉल के कंपोनेंट्स की, NAG की, NAM की सिंथेसिस कहां पे होगी? मीजोसोम्स में, क्योंकि सारे वहां पे एंजाइम्स प्रेजेंट हैं, ओके। देन रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? सेल को डिवाइड करना है। अगर सेल को डिवाइड करना है, DNA को भी डिवाइड होना है ताकि इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन हो दोनों डॉटर सेल्स में। तो ये DNA रेप्लिकेशन कहां पे होगी? क्योंकि मीजोजोम ही कंपोनेंट है जहां पे सारे एंजाइम्स DNA रेप्लिकेशन के प्रेजेंट होंगे। सारी मशीनरी मीजोजोम्स में ही है। यूकेरियोट्स में न्यूक्लियस है, यहां पे मीजोजोम है, इतना सा फर्क है, ठीक है। और ये DNA जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा किन में? डॉटर सेल्स में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, रेस्पिरेशन। अगर हम यूकेरियोट्स में बात करें रेस्पिरेशन की, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। कहां पे होती है? क्यों माइटोकॉन्ड्रिया में? क्योंकि वहां पे सारे एंजाइम्स प्रेजेंट हैं। माइटोकॉन्ड्रिया ऐसा एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करता है कि सारे रिएक्शंस रेस्पिरेशन के वहां पे ही हों। लेकिन हाँ हाँ, पावर हाउस ऑफ द सेल हम उसको इसीलिए कहते हैं, ठीक है। लेकिन यहां पे माइटोकॉन्ड्रिया तो है नहीं, लेकिन रेस्पिरेशन जरूरी है लाइफ के लिए, है कि नहीं? तो रेस्पिरेशन कहां पे होगी? मीजोजोम्स की। ग्लाइकोलिसिस हुआ, फर्मेंटेशन हुआ, उसकी एंजाइम्स कहां पे प्रेजेंट होंगी? मीजोजोम्स में ही, ठीक है। और हमें पता ही है कि मीजोजोम्स जो है सेल का सरफेस एरिया इंक्रीज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, प्रोकैरियोट जो हैं लाइक साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया को हम ब्लू ग्रीन एल्गी कहेंगे, ठीक है। तो यहां पे भी ऐसे ही एक्सटेंशंस होती हैं, ठीक है। और इन एक्सटेंशंस में स्पेशल काइंड के पिगमेंट्स पाए जाते हैं। हम उन पिगमेंट्स को क्या कहते हैं? क्रोमेटोफोर्स। क्या कहते हैं? ये क्रोमेटोफोर्स जो है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं, क्योंकि साइनोबैक्टीरिया जो है फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है। क्या है? फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया को क्या चाहिए? पिगमेंट्स चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए। क्लोरोफिल है, कैरोटिनाइड्स है, ये पिगमेंट्स हम फोटोसिंथेसिस चैप्टर में पढ़ेंगे। ये पिगमेंट्स किस लिए इंपॉर्टेंट हैं? फोटोसिंथेसिस के लिए। अगर हम यूकेरियोटिक सेल की बात करें, ये पिगमेंट्स कहां पे प्रेजेंट होते हैं? हाँ, क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होते हैं। यहां पे क्लोरोप्लास्ट नहीं है, लिहाजा ये चीजें भी कहां पे प्रेजेंट होंगी? मीजोजोम्स की, ठीक है। तो देखिए छोटा सा ऑर्गेनल है मीजोजोम, लेकिन फंक्शंस कितने हैं इसके? क्या क्या फंक्शंस हैं? रिपीट कीजिए मेरे साथ। उसके बाद DNA डुप्लीकेशन, रेस्पिरेशन भी यहां पे ही होगी, और सरफेस एरिया इंक्रीज होता है, यस एब्सोल्युटली होता है। और फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स भी कुछ बैक्टीरिया में मीजोजोम्स में ही प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। क्रोमेटोफोर्स यहां पे ही प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। क्रोमेटोफोर्स में बहुत सारे पिगमेंट्स प्रेजेंट होंगे फोटोसिंथेसिस के लिए जो इंपॉर्टेंट है। हम उन पिगमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे यूकेरियोट्स में, यूकेरियोटिक सेल में, ठीक है। सो यू कैन राइट नाउ। कोई डाउट यहां तक? समझ आ रहा है? पक्का? आपकी पहली क्लास है आज?
समझ आ रहा है? पक्का बेटा? कोई प्रॉब्लम? ये हाथ जैसा बनाया आपने। पेन दीजिए इधर। हाँ, अच्छा पेन नहीं है अभी? जरा जरा एक मिनट पेन देना। ये इधर देखो, ये है ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसी का इन्वेजिनेशन होगा ऐसे, ठीक है। फिर ये स्ट्रक्चर जो है कहीं पे भी मॉडिफाई हो सकता है, ऐसे 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 लाइक दिस, कैसे भी हो सकता है ये, ठीक है। अच्छा आपकी पहली क्लास है तो समझ में आया बाकी चीज़ें। अगर कोई प्रॉब्लम हो ना पहली क्लास में, अगर कुछ रह गया है तो मैं ऊपर स्टाफ रूम में होता हूँ, ठीक है, तो वहाँ आ जाना मेरे पास अगर कुछ रह गया है। हाँ, क्या बातें हो रही है? मीजोसोम जो है, हाँ मैं बताऊंगा, एक्सटेंशन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के टू कैरी आउट वेरियस काइंड ऑफ फंक्शंस, ठीक है। इनके डिफरेंट शेप्स होते हैं, ठीक है। हम अभी पढ़ेंगे कि वेसिकल्स की फॉर्म में भी हो सकते हैं, ट्यूब्यूल्स की फॉर्म में, लैमेले की फॉर्म में हो सकते हैं। बस पर्पस यही है कि डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर सकें। रेस्पिरेशन हुआ, रेप्लिकेशन हुआ, सेल वॉल फॉर्मेशन हुआ, यही है मीजोसोम, ठीक है। यस बताइए, सब सही है? हाँ 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 मेरे भी। हाँ बताइए बेटा। डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। अगर फॉर एग्जांपल डीएनए डुप्लीकेट हो गया, अगर एक ही सेल में रह गया डबल, दूसरे सेल में गया नहीं डीएनए, फिर तो लिहाजा जो दो मॉलिक्यूल्स बने ना, उनको एक एक डाटा सेल में जाएगा, दूसरा दूसरे डाटा। कैसे रिप्रोडक्शन? बैक्टीरिया में नहीं, बैक्टीरिया में नहीं होता है ना रिप्रोडक्शन। बैक्टीरिया में एक ही सेल है, डीएनए डुप्लीकेट हुआ, अब उसी डीएनए में सेल की फ्रेगमेंटेशन होगी, एक सेल में एक कॉपी जाएगी, दूसरे में हाँ डिस्ट्रीब्यूशन होती है, ठीक है। मीजोसोम जो है ना वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक्सटेंशन है, ठीक है। और क्रोमेटोफोर जो है वो पिगमेंट्स हैं जो कि मीजोसोम्स में प्रेजेंट होंगे और फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेंगे वो। ऑर्गेनल नहीं है, एक्सटेंशन है ये, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। तो देखिए, देखिए बच्चों, ये लास्ट लास्ट स्टेटमेंट जो है ना, ये कह रहा है फोटोसिंथेसिस के लिए क्या जरूरी है। सबसे बेसिक चीज फोटोसिंथेसिस के लिए क्या है? सनलाइट जरूरी है। लेकिन सनलाइट को रिसीव क्या करेगा? पिगमेंट्स। पिगमेंट्स होने चाहिए, ठीक है। पिगमेंट ही सनलाइट को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो ये पिगमेंट, सारे पिगमेंट जो है, ब्लू ग्रीन अलगे जो है, साइनोबैक्टीरिया जो है, उसमें कलेक्टिवली उनको हम क्रोमेटोफोर्स कहते हैं। क्रोमेटोफोर्स में सारे पिगमेंट्स प्रेजेंट होंगे, क्लोरोफिल वहां पे होगा, ठीक है, ज़ैंथोफिल्स होंगे, कैरोटीन्स होंगे, जो भी फोटोसिंथेसिस के लिए पिगमेंट्स चाहिए, ठीक है। तो उस लोकेशन को हम, उन पिगमेंट्स को हम कलेक्टिवली क्रोमेटोफोर्स कहते हैं, ठीक है। और ये चीजें जो है कहां पे हैं? मीजोजोम्स में ही है, ओके। कोई और डाउट? पक्का? हाँ बताइए। हाँ, तो ये था प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। नाउ सरफेस अपेंडेज, मतलब प्रोकैरियोटिक सेल जो है, बैक्टीरिया सेल जो है, उसकी सरफेस पे कौन कौन सी चीज प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो तीन चीजें इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले फ्लैजला, फिर पिल्लाए एंड फिम्ब्रे, ठीक है। ये तीन चीजें इंपॉर्टेंट हैं जो कि बैक्टीरिया के सरफेस पे प्रेजेंट होती हैं। ऑफ कोर्स इनका एक पर्पस होता है, इनके कुछ फंक्शंस होते हैं, ठीक है। तो ये क्या क्या फंक्शंस हैं इनके, हम स्टडी करेंगे आप डिटेल में। अब देखिए स्टूडेंट्स, बैक्टीरिया जो है स्टूडेंट्स, मोबिलिटी के बेसिस पे, लोकोमोशन की बेसिस पे, दे कैन बी मोटाइल, दे कैन बी नॉन मोटाइल, ठीक है। तो बैक्टीरिया क्या हो सकते हैं? बैक्टीरिया कैन बी मोटाइल
आर नॉन मोटाइल। मोटाइल मीन्स दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, नॉन मोटाइल मीन्स कि वो एक ही जगह फिक्स्ड होंगे। ठीक है, तो अगर बैक्टीरिया मोटाइल हैं तो ये मोबिलिटी किस वजह से होगी? यस, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ फ्लैजिला। तो मोटाइल बैक्टीरिया में क्या होगा? फ्लैजिला प्रेजेंट होगा। क्या होगा? फ्लैजिला प्रेजेंट होगा, प्रेजेंट होगा। ठीक है, और नॉन मोटाइल बैक्टीरिया में क्या है? फ्लैजिला एब्सेंट, फ्लैजिला एब्सेंट होगा। ठीक है, अगर हम फ्लैजिला के स्ट्रक्चर की बात करें, ठीक है, तो फ्लैजिला जो है उसके 3 कंपोनेंट्स हैं। फ्लैजिला की बॉडी में कितने कंपोनेंट्स हैं? 3 कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, तो सबसे आउटर मोस्ट जो है हम उसको क्या कहेंगे? फिलामेंट। क्या कहेंगे? फिलामेंट। तो ये सारा स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं यहां पे, ये सारा स्ट्रक्चर जो है यहां से इस सारे स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे? फिलामेंट कहेंगे। क्या कहेंगे? फिलामेंट कहेंगे। ओके, उसके बाद ये वाली रीजन जो है, ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे? शाफ्ट। क्या कहेंगे? शाफ्ट कहेंगे। और ये वाली रीजन जो है जो कि एम्बेडेड है सेल वॉल में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, इसको हम क्या कहेंगे? बेसल बॉडी। क्या कहेंगे? बेसल बॉडी। बेसल बॉडी। तो देखिए सबसे लॉन्गेस्ट रीजन कौन सा है फ्लैजिला में? फिलामेंट जो है इट इज लॉन्गेस्ट। ठीक है, क्या है? लॉन्गेस्ट है ये। तो ये है शाफ्ट, है ना? शाफ्ट क्या करेगा? प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, फ्लैजिला 360 डिग्री रोटेट हो सकता है बिकॉज ऑफ द शाफ्ट। ठीक है, नाउ अगर हम बेसल बॉडी का की बात करें, बेसल बॉडी जो है ये एक मोटर की तरह होती है। ठीक है, अब फ्लैजिला को मूव होना है तो एनर्जी चाहिए मूवमेंट के लिए, है ना? एनर्जी कहां से मिलेगी? एटीपी से मिलेगी। ठीक है, एटीपी कहां पे यूटिलाइज होता है? बेसल बॉडी में। ठीक है, तो वो एनर्जी जो है बैक्टीरिया को क्या करती है? मूव करती है। तो बैक्टीरिया के अगर हम फ्लैजिला की बात करें, बेसल बॉडी की बात करें, ठीक है, तो उसमें बहुत सारे रिंग्स होते हैं। ठीक है, ये रिंग्स जो हैं यही मोटर का काम करते हैं। क्या क्या रिंग्स हैं जरूरी नहीं है याद रखना, एनसीईआरटी में नहीं दिया है। ठीक है, बट अगर आप लिखना चाहो एल रिंग, पी रिंग, एम रिंग और सी रिंग, ये 4 रिंग्स प्रेजेंट होते हैं। तो फ्लैजिला स्टूडेंट्स कहां से अराइज होता है? आपके एनसीईआरटी में दिया गया है कि फ्लैजिला जो है इट इज ए एक्सटेंशन ऑफ सेल वॉल। क्या दिया गया है? एक्सटेंशन ऑफ सेल वॉल। लेकिन अगर हम इसका ऑरिजिन देखें, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भी प्रेजेंट होता है, क्योंकि अगर ये देखिए आप एमएस रिंग, ठीक है, और सी रिंग, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ही होता है, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। ठीक है, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही कहते हैं। पेरीप्लाज्मिक मेम्ब्रेन क्या हुआ? साइटोप्लाज्म है और सॉरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और सेल वॉल है, उनके दरमियान कुछ डिस्टेंस होता है ना, उसको कहते हैं पेरीप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। फॉर एग्जांपल दिस इज सेल वॉल, ठीक है, उसके अंदर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये जो स्पेस है उसको हम कहते हैं पेरीप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, और आउटर मेम्ब्रेन मतलब सेल वॉल ही। ठीक है, यस यस आई विल रिपीट। सो दिस इज फ्लैजिला। ठीक है, फ्लैजिला के कितने कंपोनेंट्स हैं? 3 कंपोनेंट। सबसे ऊपर क्या है? फिलामेंट। फिलामेंट सेल के बाहर ही होता है। ठीक है, और फिलामेंट की वजह से ही बैक्टीरिया एक जगह से दूसरी जगह मूव करेगा। उसके बाद शाफ्ट है, शाफ्ट फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, और फिर है बेसल बॉडी। बेसल बॉडी क्या काम करती है? मोटर का काम करती है। ठीक है, तो बेसल बॉडी में रिंग्स भी हो सकते हैं, 4 रिंग्स हो सकते हैं, एल, पी, एम, एस और सी रिंग भी। ठीक है, तो रिंग्स जरूरी नहीं है याद रखना, अपनी नॉलेज के लिए लिख सकते हो, कोई जरूरी नहीं है, ना ही एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, बट हाँ बच्चे बोलते हैं इसीलिए मैंने इसका स्ट्रक्चर बता दिया। कोई डाउट यहां तक?
तो फ्लैजलम जो है इट इज सिंगल फ्लैजला, ठीक है, सिंगुलर है। फ्लैजला का क्या काम है? लोकोमोशन, मूवमेंट, ठीक है, बैक्टीरिया को मोबिलिटी प्रोवाइड करेगा। एल एल पी एम एस, ठीक है, सबसे ऊपर एल होगी, फिर पी होगी, फिर एम एस होगी, और कभी कभी सी होता है, ठीक है। ऐसे आपके वहां पे दिखा है ना, दिखाई दे रहा है। अगर प्रॉब्लम हो रही है वहां पे बैठ जाओ उस साइड। हाँ, क्या बात है, समझ गया है? एक बॉडी में मतलब बैक्टीरिया में एक ही होता है। नहीं नहीं नहीं, ये डिपेंड करेगा बैक्टीरिया में। किसी में पूरी बॉडी पे फ्लैजला होते हैं, किसी में सिंगल फ्लैजला होता है, किसी में दोनों साइड में होता है। तो वो क्लासिफिकेशन जो है पहले थी लेकिन अब रिमूव हुई है। मोनोट्राइकस, पेरीट्राइकस, लोकोट्राइकस, मोनोट्राइकस, कंफ्यूज हो जाओगे। हाँ, बातें नहीं। हाँ हाँ हाँ, हुक या फिर शैफ्ट करेंगे, ठीक है। तो शैफ्ट हुक कहिए एक ही बात है, ठीक है। हाँ बताइए। हाँ, प्रोकैरियोटिक सेल जो है यूनिसेलुलर ही है। एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनेल्स मतलब, हाँ, बैक्टीरिया हुआ, साइनोबैक्टीरिया हुआ, ब्लू ग्रीन अलगे हुआ, इन सब का एक ही सेल है, इसीलिए हम इनको प्रोकैरियोट्स कहेंगे। हाँ, यूकैरियोटिक जो है वो यूनिसेलुलर भी होते हैं, मल्टीसेलुलर भी होते हैं, हम पढ़ेंगे उनके बारे में। जैसे यीस्ट अगर हम देख वो यूनिसेलुलर है, एक मिनट, ठीक है। और अगर हम हमारी बात करें यहाँ पे यूकैरियोटिक है लेकिन मल्टीसेलुलर है, ठीक है, लेकिन प्रोकैरियोटिक हमेशा यूनिसेलुलर ही होता है। ओके, कोई और डाउट? हाँ हाँ, किसी किसी फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में पिगमेंट्स होंगे, जैसे साइनोबैक्टीरिया है, हाँ, यूग्लिना में है, ठीक है, जो भी फोटोसिंथेटिक है उसमें होगा पिगमेंट। बेसल बॉडी जो है मोटर का काम करती है, ठीक है। मूवमेंट के लिए क्या चाहिए? फोर्स चाहिए। जैसे फैन है ना, फैन में मोटर होती है ना, तभी तो फैन मूव करता है, इसलिए बेसल बॉडी में मोटर होती है जिससे मूव करता है, ठीक है। हाँ बेटा, नहीं सर, हाँ, बेसल बॉडी फंक्शन। बेसल बॉडी मोटर का काम करती है। फैन जो है कैसे चलता है? क्योंकि उसमें मोटर होती है ना। इसी तरह यहाँ से ये मोटर होती है जिसकी वजह से फ्लैजला मूव करेगा, 360 रोटेट करेगा, जिसकी वजह से बैक्टीरिया चलेगा, मूव होगा एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। तो ये मोटर का काम करती है। चलिए, अब हम बात करते हैं किसकी? पिलाई की बात करते हैं, फिम्बरे की बात करते हैं, ठीक है। ये भी सेल्यूलर अपेंडेज से। ओके, अगर हम पिलाई की बात करें, दे आर इलांगेटेड ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर्स दैट आर मेड अप ऑफ प्रोटीन कॉल्ड एज पिलिन। कौन सा प्रोटीन पिलाई में प्रेजेंट होता है? बहुत सिंपल है, याद रखना, ठीक है। अब काम क्या है पिलाई का? दे हेल्प इन कंजुगेशन। कंजुगेशन का नाम सुना है कभी? सुना है? बैक्टीरिया में, हाँ हाँ हाँ, गुड। बैक्टीरिया में डीएनए ट्रांसफर होता है। बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन जो होती है उसमें एक बैक्टीरिया से डीएनए दूसरे बैक्टीरिया में जाएगा, ठीक है। तो देखिए, यह है एक बैक्टीरियल सेल, यह है दूसरा बैक्टीरियल सेल, ठीक है, ए बी, ठीक है। इसमें भी डीएनए है, इसमें भी डीएनए है, ठीक है। लेकिन अब डीएनए जो है इस बैक्टीरिया से इस बैक्टीरिया में ट्रांसफर होना है। कौन सा डीएनए ट्रांसफर होगा? मेन डीएनए नहीं ट्रांसफर होता है, याद रखना। प्लाज्मिड के बारे में हमने पढ़ा ना, प्लाज्मिड ही ट्रांसफर होता है, ठीक है। तो प्लाज्मिड यहां से ट्रांसफर होगा ए से बी में। कैसे ट्रांसफर होगा? ये एक सेल है, ठीक है, यहां पे दूसरा सेल है, जस्ट ए मिनट, ये दूसरा सेल है,
इन दो सेल्स में क्या बनता है, एक कंजुगेशन कैनाल बनती है। क्या बनती है, कंजुगेशन कैनाल बनती है, जिससे कि डीएनए जो है यहां से ट्रांसफर होगा फ्रॉम सेल ए टू सेल बी। तो ये कंजुगेशन कैनाल जो है ये फिम्ब्रे ही है। क्या है, फिम्ब्रे। इस सेल का फिम्ब्रे, इस सेल का फिम्ब्रे आपस में ज्वाइंट होंगे, ठीक है। अंदर से ये हालो स्ट्रक्चर होते हैं, तो दे विल हेल्प इन द ट्रांसफर ऑफ डीएनए, ठीक है। तो इनका काम क्या होता है, हेल्प इन ट्रांसफर ऑफ डीएनए। तो बैक्टीरिया में डीएनए ट्रांसफर होता है, यस होता है। कैसे होता है, कंजुगेशन से होता है, ठीक है। कंजुगेशन किसकी हेल्प से होता है, पिल्लाई की वजह से होता है, ठीक है। इनका यही फंक्शन है। और ये कहां पे प्रेजेंट है, सरफेस पे। कहां पे प्रेजेंट है, सरफेस पे। कहां से एराइज होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एराइज होते हैं, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एराइज होंगे तभी तो डीएनए ट्रांसफर होगा, है ना। अगर सेल वॉल से होंगे तो डीएनए ट्रांसफर होगा, नहीं होगा, मत होगा। यस, हाँ हाँ, समझ में आया। कंजुगेशन क्या है, बैक्टीरिया में एक टाइप का रिप्रोडक्शन है जिसमें एक बैक्टीरिया से डीएनए जाएगा दूसरे बैक्टीरिया से, ठीक है। जो बैक्टीरिया डीएनए डोनेट करता है उसको हम क्या कहेंगे, डोनर बैक्टीरिया, है ना। डोनर, जैसे मैं ब्लड दूंगा, आई एम ब्लड डोनर, जिसको दूंगा वो क्या हुआ, रिसिपिएंट। इसी तरह यहां पे एक बैक्टीरिया डोनर होता है, दूसरा रिसिपिएंट होगा, लेकिन ट्रांसफर किसका होगा, डीएनए का, ठीक है। किसके थ्रू होगा, पिल्लाई के थ्रू होगा, ठीक है। दिस इज कंजुगेशन। हाँ, प्लाज्मिड्स का होगा, मेन डीएनए का ट्रांसफर नहीं होता है, ठीक है। आ जाओ। दे आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस, बैक्टीरिया के सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। बातें नहीं। यहां पे देखिए ये वाला रीजन जो है ना, ये वाला रीजन आप देखिए, यहां पे पाइलस लिखा है, प्लूरल पाइलस, सिंगुलर इसका क्या है, पिल्लाई, ठीक है। कोई डाउट यहां तक। तो देखिए सेल, देखिए बैक्टीरिया का हमने क्या क्या अभी तक पढ़ा, पेंडिंग क्या है, हाँ हाँ, मैं क्या करूं, हाँ बताइए। आपके पढ़ाई में क्या डाउट रहेगा? मस्क का बटरिंग नहीं, बटरिंग नहीं लिखो, आपने लिखा क्यों नहीं, हाँ बटरिंग रोटी के साथ लगाया करूं, ठीक है, गुड। हाँ हाँ, मैं ले जा रहा हूं वहीं पे, यही था ना। हाँ बताइए। कंजुगेशन में क्या होता है बेटा, डीएनए जो है ना एक बैक्टीरिया से दूसरे, इट इज ए मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, ठीक है। बैक्टीरिया को डीएनए ट्रांसफर करना है, कैसे करेगा, कंजुगेशन के। तो कंजुगेशन में फिजिकल स्ट्रक्चर क्या होगा जिससे बैक्टीरिया ट्रांसफर होगा, वो होता है पिल्लाई, ठीक है। हाँ इधर देखो, ये है बैक्टीरिया, एक बैक्टीरिया है, ये दूसरा बैक्टीरिया है, इनको यहाँ पे पिल्लाई प्रेजेंट होते हैं सरफेस पे, ठीक है। और बैक्टीरिया के अंदर क्या है, डीएनए है, ठीक है। अब डोनर बैक्टीरिया से कहाँ पे जाना है, रिसिपिएंट बैक्टीरिया पे, ठीक है। तो ये कैसे जाएगा, ये दो बैक्टीरिया एक दूसरे के क्लोज होंगे, ठीक है, यहाँ से दूसरा बैक्टीरिया, ठीक है। और ये पिल्लाई जो है ये मॉडिफाई हो जाएंगे, ठीक है, ये हालो स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो डीएनए जो है यहाँ से ट्रांसफर हो जाएगा। हाँ नहीं नहीं नहीं, इसमें सिर्फ डीएनए ही ट्रांसफर होता है, ठीक है। अगर डॉटर सेल्स में होना है तो फिर माइटोसिस होगी, फिजन होगा, हम बाकी वो हम रिप्रोडक्शन में पढ़ेंगे। दूसरा बैक्टीरिया, रिसिपिएंट बैक्टीरिया, ओके।
तो इससे होता है उसके पास भी, ठीक है, लेकिन रिप्रोडक्शन का टाइप है ये। इससे क्या बनता है, ये बैक्टीरिया में रिकम्बिनेंट डीएनए होगा, ठीक है, इससे बैक्टीरिया में म्यूटेशन होती है, इसीलिए एंटीबायोटिक्स जो है हमें चेंज करने पड़ते हैं। प्लाज्मिड जो होता है वो एक होता है बैक्टीरिया का मेन डीएनए, उसके बाद कुछ और डीएनए होता है, उसको कहते हैं प्लाज्मिड्स, ठीक है। तो दो डीएनए होते हैं बैक्टीरिया में, एक जीनोमिक डीएनए मेन डीएनए और एक प्लाज्मिड, ठीक है। अभी हम प्लाज्मिड्स के बारे में पढ़ेंगे। हाँ हाँ, कंजुगेशन जो है ना, देखो यहाँ पे पाइलाई पिलाई है, यहाँ पे पिलाई, ये मॉडिफाई होंगे, ऐसा बन जाएगा, हॉलो स्ट्रक्चर बन जाएगा, जिससे डीएनए ट्रांसफर होगा, ठीक है। ये मिलेंगे आपस में, ये मिलेगा और ये हॉलो स्ट्रक्चर होते हैं। अगर हम क्लोज देखें तो ये ऐसे होते हैं ताकि डीएनए ट्रांसफर हो जाए। बस बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरिया में ही होंगे, हम बैक्टीरिया पढ़ रहे हैं। देखिए अब हम बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल की बात करते हैं, ठीक है। क्या है जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल क्या है, डबल स्ट्रैंडेड, क्या है, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए, ठीक है। मैं लिखूंगा यहां पे डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए, ठीक है। सर्कुलर है मतलब दो एंड जो है डीएनए के वापस में क्या है, जॉइंट है, क्या है, जॉइंट है, ठीक है। फॉर एग्जांपल दिस इज वन स्ट्रैंड, दूसरा स्ट्रैंड इसके अंदर ही होगा, लाइक दिस, ठीक है। तो सर्कुलर डीएनए किसके अंदर है, बैक्टीरिया के अंदर। हमारे अंदर कौन सा डीएनए है, लीनियर डीएनए, सर्कुलर नहीं है, हम पढ़ेंगे उसके बारे में यूकेरियोट्स में, ठीक है। तो बैक्टीरिया का जो डीएनए है वो दो टाइप्स का है, ठीक है। कौन कौन से दो टाइप्स हैं, आई विल राइट हियर टू टाइप्स ऑफ डीएनए, नहीं, एक हो गया जीनोमिक, ठीक है, मतलब मेन डीएनए, और दूसरा हो गया प्लाज्मिड्स, है ना, प्लाज्मिड्स। प्लाज्मिड जो है ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है, ठीक है। ये क्यों होता है, देखो सबसे पहली बात, इट विल प्रोवाइड रेजिस्टेंस प्रोटेक्शंस अगेंस्ट द एंटीबॉडीज, ठीक है। तो प्लाज्मिड जो है इट विल प्रोवाइड रेजिस्टेंस अगेंस्ट एंटीबॉडीज। ये एक फंक्शन है किसका, प्लाज्मिड्स का फंक्शन है एक, ठीक है। और दूसरा फंक्शन जो अभी हमने पढ़ा क्या था, अभी जो हमने पढ़ा प्लाज्मिड्स का एक और फंक्शन जो आपने अभी पढ़ा, कंजुगेशन, इट विल हेल्प इन फर्टिलिटी, ठीक है, हेल्प्स इन, अभी नहीं पढ़ा, वही कंजुगेशन ही फर्टिलिटी हुआ ना, कंजुगेशन वो भी एक टाइप की डीएनए ट्रांसफर हो रहा है। तो बैक्टीरिया में यही मोड है रिप्रोडक्शन का, ठीक है। हाँ, ट्रांसफर ऑफ डीएनए, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, डीएनए ट्रांसफर होगा, कौन सा डीएनए, प्लाज्मिड्स ही ट्रांसफर होंगे, ठीक है। तो प्लाज्मिड्स के क्या क्या दो फंक्शन है, मेन फंक्शन, सबसे पहले रेजिस्टेंस अगेंस्ट एंटीबायोटिक, बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक से बचाएगा, और दूसरा फंक्शन क्या है, फर्टिलिटी, ठीक है। कंजुगेशन में जो डीएनए ट्रांसफर होता है वो कौन सा है, प्लाज्मिड ही है, ठीक है। तो ये है प्लाज्मिड के फंक्शन, ठीक है। तो प्लाज्मिड कहां पे प्रेजेंट है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, ठीक है। इसको हम एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए भी बैक्टीरिया में कहते हैं, ठीक है। कोई डाउट यहां तक, तो लिखिए ये
हाँ बेटा, समझ आ रहा है सब कुछ? कोई डाउट यहाँ अभी तक? बताइए। अभी देखो, स्टेनिंग है ना, स्टेनिंग वो एक प्रोसीजर है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक बैक्टीरिया है, आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे वो ग्राम पॉजिटिव है ग्राम नेगेटिव है? स्टेनिंग करेंगे हम। स्टेनिंग क्या करेगी? वो आइडेंटिफाई करेगी कि स्टेन ज्यादा कहाँ हो रहा है। स्टेन अगर ज्यादा हो रहा है, रिटेन हो रहा है, ठीक है, पर्पल ग्रीनिश आ रहा है, स्टेन ग्राम पॉजिटिव है। क्यों है ग्राम पॉजिटिव? क्योंकि उसमें मेम्ब्रेन पेप्टिडोग्लाइकन बहुत मोटी है, वो पतली होती है किसमें? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में। तो ऐसे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। हाँ हाँ, बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन है। हाँ हाँ हाँ, डिफरेंस होती है, ठीक है। हाँ, सबस्ट्रेट, ये किसकी? हम फिम्बरे की बात कर रहे हैं ना? हाँ, फिम्बरे अभी हमने पढ़ा कहाँ? हमने फिलहाल ही अभी पढ़ा ना। अच्छा अच्छा, फिम्बरे में भूल ही गया। एक मिनट। हाँ, शाफ्ट जो है, शाफ्ट और हिक एक ही है, सिनोनिम्स में, ठीक है, इसलिए मैंने स्लैश बीच में लगाया। देखिए बच्चों, यहाँ पे मैं फिमरे के बारे में बताना भूल ही गया, ठीक है। तो आप मुझे रिमाइंड करा सकते हैं कि मैं क्या भूल गया हूँ, ठीक है। इवन एनसीईआरटी में भी आपको कोई ऐसा पॉइंट लगता है कि मैंने स्किप कर दिया, आप मुझे रिमाइंड कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मैं सारी चीजें याद तो नहीं रख सकता हूँ, इंसान ही हूँ, ठीक है। तो देखिए फिमरे का क्या काम है। दे आर ब्रिस्टल लाइक फाइबर्स स्प्राउटिंग आउट ऑफ द सेल्स। क्या है ये? फाइबर से। ये भी कहां पे प्रेजेंट होते हैं? सेल पे ही प्रेजेंट होते हैं। इनका एक ही काम है, अटैचमेंट। क्या काम है इनका? अटैचमेंट। बैक्टीरिया आपके हाथ पे प्रेजेंट है अभी, किसकी वजह से प्रेजेंट है? क्योंकि उसके पास फिम्बरे हैं। फिम्बरे एक ऐसा जेलेटिनस सब्सटेंस है जो कि अटैचमेंट में हेल्प करेगा, आपके हाथ के साथ चिपक जाएगा। माउथ में बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं बहुत सारे, वो कैसे एक ही जगह रहते हैं? ड्यू टू फिम्बरे। अब बैक्टीरिया एक रनिंग स्ट्रीम में है, अगर पानी में रहेगा तो बह जाएगा, है ना। अब बैक्टीरिया क्या करते हैं? अपने आप को रा के साथ अटैच कर लेता है, रा के साथ अटैच कर लेता है ना। अटैचमेंट जरूरी है कि नहीं? अटैचमेंट की वजह से ही बैक्टीरिया एक फिक्स्ड जगह पे रहेगा, है ना। वो अटैचमेंट किसकी वजह से होती है? फिम्बरे की वजह से होती है, ठीक है। बस इतनी सी बात है, ओके। हाँ बताइए, किसके बारे में? जीनोमिक डीएनए का क्या काम है? मैं डीएनए, इसका काम हम नेक्स्ट ईयर जो है, आपको एक सेपरेट चैप्टर है 12th क्लास में। डीएनए का क्या काम है? वो बातें नहीं। डीएनए का क्या काम है? ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स। इस पे 2 चैप्टर्स हैं आपको 12th क्लास में, ठीक है। हमें तो पता है, 9th क्लास में आइडिया होगा ना डीएनए का क्या ट्रांसमिशन कैरेक्टर्स करता है, तो बस वही है। हाँ, तो देखिए स्टूडेंट्स, देखिए कंफ्यूज नहीं होना। 2 डीएनए है ना, एक है मेन डीएनए, एक है प्लाज्मिड। प्लाज्मिड के फंक्शन तो हमने पढ़ लिए, है ना। प्लाज्मिड या फिर हेल्प करेगा रेजिस्टेंस अगेंस्ट एंटीबायोटिक, या फिर फर्टिलिटी में, कंजुगेशन में। लेकिन मेन डीएनए का क्या काम होता है? जितने भी बैक्टीरिया में कैरेक्टर्स हैं वो किसकी वजह से एक्सप्रेस होंगे? मेन डीएनए। बैक्टीरिया में सेल वॉल है, बैक्टीरिया में फ्लैजेला है, पिल्लाई है, फिम्बरे है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इन्वेजिनेशन से, राइबोसोम से। ये सारी चीजें किसकी वजह से एक्सप्रेस होंगी, किसकी वजह से बनेंगी? मेन डीएनए की वजह से, ठीक है। तो क्लास 12th में आपके 2 चैप्टर्स हैं जिसमें हम मेन डीएनए के फंक्शंस पढ़ेंगे, रेप्लिकेशन पढ़ेंगे और बाकी चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। नाउ अनदर इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर दैट इज राइबोसोम्स, ठीक है। राइबोसोम्स को क्या कहा जाता है? प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ द सेल, ठीक है। क्या कहा जाता है? प्रोटीन फैक्ट्रीज
ऑफ द सेल। ऐसा क्यों? दे हेल्प इन द प्रोटीन सिंथेसिस, बस यही इनका काम है। ठीक है, अगर हम राइबोसोम्स की बात करें, ठीक है, राइबोसोम्स जो प्रोकैरियोट्स में होते हैं उनका क्या स्ट्रक्चर होता है? दे आर 70S टाइप। ठीक है, क्या है इन प्रोकैरियोट्स? राइबोसोम्स आर 70S टाइप। अब 70S क्या हुआ स्टूडेंट्स? S जो है, देखिए यहां पे S क्या है? S यहां पे होता है सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट। ठीक है, हम क्या करते हैं, राइबोसोम्स को लिया सेंट्रीफ्यूज मशीन में, ठीक है, और उसको क्या किया, रोटेट किया, तो उसका सेडिमेंटेशन जो आता है, ठीक है, ये ट्यूब है, सेडिमेंटेशन ट्यूब है, तो इसका सेडिमेंटेशन जो होगा वो 70S के बराबर होगा। ठीक है, इसीलिए ये राइबोसोम्स जो हैं उसको हम 70S कहेंगे। सेडिमेंटेशन दो चीजों पे होता है, साइज पे होता है, डेंसिटी पे होता है। किस पे होता है? साइज। इनका साइज डेंसिटी 70S का होता है, इसीलिए हम इनको 70S राइबोसोम्स कहेंगे। यूकैरियोट्स में क्या होगा? 80S होगा। ठीक है, सो दैट इज व्हाई यूकैरियोट्स के थोड़ा साइज भी बड़ा है, डेंसिटी भी ज्यादा है, इसीलिए 80S। प्रोकैरियोट्स में 70S। ठीक है, अब राइबोसोम्स का अगर हम स्ट्रक्चर देखें, देखिए 70S जो है ये सेडिमेंटेशन की वजह से है। ठीक है, S को हम लिखेंगे सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट। क्या लिखेंगे? सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट। ठीक है, तो ये क्या होगा? सेंट्रीफ्यूज जो मशीन होती है उसमें सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद ही ये वैल्यूज आती हैं। ये सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था? स्वेडबर्ग ने डिस्कवर किया था। किसने किया था? ठीक है, तो इसलिए हम इसको स्वेडबर्ग्स यूनिट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वेडबर्ग्स यूनिट। एस को, जो एस है यहां पे, एस यहां पे, उसको आप सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट कहिए, स्वेडबर्ग यूनिट कहिए, एक ही बात है। ठीक है, अगर हम राइबोसोम्स का स्ट्रक्चर की बात करें प्रोकैरियोट्स में, तो दो यूनिट होते हैं, इसके दो सब यूनिट होते हैं। ठीक है, अगर हम एक लार्ज सब यूनिट होता है और एक होता है स्मॉल सब यूनिट। स्मॉल सब यूनिट। ठीक है, तो लार्ज सब यूनिट जो होता है उसका सेडिमेंटेशन कितना होता है? 50S। कितना होता है? 50S। और स्मॉलर का क्या होता है? 30S। ठीक है, तो एडिशन नहीं करनी है यहां पे, ये सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट होता है। ठीक है, इन दोनों का कुल मिला के सेडिमेंटेशन जो है 70 ही आता है। ओके, एडिशन नहीं करना है। अगर हम इनको सेंट्रीफ्यूज में रोटेट करेंगे ना, इनका सेडिमेंटेशन, यहां एडिशन नहीं है कि इस ये और ये 80 हो गया। ठीक है, अगर हम इनको सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में रखेंगे, ठीक है, और फिर साइज के बेसिस पे, डेंसिटी के बेसिस पे कैलकुलेट करेंगे हम इनका सेडिमेंटेशन, तो वो 70 ही आएगा। ओके, ये साइज पे होता है, डेंसिटी पे होता है, दो चीजें याद रखना। मैंने बोला ना एडिशन नहीं करना है, ये वैल्यू होती है। ठीक है, नहीं 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 नहीं, वैल्यू जो है 50 और 30 नहीं है, ये सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट है। ठीक है, दोनों का सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट 80 है, और फिर जो सब यूनिट है ना अलग अलग, एक का वैल्यू 50 आएगा, एक का 30 आएगा। ठीक है, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम। राइबोसोम जो है स्टूडेंट्स, इसका क्या काम है? बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल है, बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल है। ठीक है, समझिए डीएनए सॉरी प्रोटीन सिंथेसिस कैसे होगी। ठीक है, थोड़ा बहुत मैं बेसिक बताऊंगा, यहीं आज हम कंक्लूड करेंगे। ओके, तो अभी तक कोई डाउट? एस है सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट। सेडिमेंटेशन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? डेंसिटी के बेसिस पे, ठीक है, साइज के बेस पे। ओके, नाउ अगर हम प्रोटीन सिंथेसिस की बात करें, प्रोटीन सिंथेसिस सबसे पहले डीएनए है। क्या है? ये है डीएनए। क्या है ये? डीएनए। ठीक है, डीएनए से स्टूडेंट्स क्या बनता है? आरएनए बनेगा।
क्या बनेगा? mRNA बनेगा, mRNA। ठीक है, डीएनए से mRNA का बनना, इसको हम क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। नाम सुना होगा, ट्रांसक्रिप्शन इस प्रोसेस को कहते हैं। ट्रांसक्रिप्शन में क्या बना हमारे पास? mRNA। अब यही mRNA जो है, इससे क्या बनते हैं? प्रोटीन्स। क्या बनते हैं? प्रोटीन्स, मैसेंजर। हाँ, मैसेंजर RNA। तो देखिए, प्रोटीन्स जो बने, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन। क्या कहते हैं? 12th क्लास में डिटेल है, ये चीजें डिटेल में हैं। यहां पे मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि हमें राइबोसोम के बारे में पढ़ना है। क्या कहते हैं? डीएनए से mRNA बना, क्या प्रोसेस है? क्या प्रोसेस है? क्या प्रोसेस है? mRNA से प्रोटीन बना, क्या प्रोसेस है? क्या प्रोसेस है? ट्रांसलेशन। क्या प्रोसेस है? ट्रांसलेशन। वेरी गुड। ठीक है, तो देखिए, अब ये mRNA जो है ना, इससे प्रोटीन्स कैसे बनते हैं? फॉर एग्जांपल दिस इज द mRNA। ठीक है, तो यहां पे अटैच होंगे राइबोसोम्स। क्या होंगे? राइबोसोम्स यहां पे अटैच होंगे। हमारे पास कितने यूनिट हैं ये राइबोसोम्स के? 2 यूनिट। ये हो गया लार्ज सब यूनिट और ये हो गया स्मॉलर सब यूनिट। ठीक है, ये हो गया 50S और ये हो गया 30S। ठीक है, तो फिर यहां से बनेगा पॉलीपेप्टाइड, या फिर हम प्रोटीन कहेंगे। ठीक है, तो यहां से प्रोटीन बनेगा। कैसे बनेगा? ये सारी कहानी 12th क्लास में डिटेल में पढ़नी है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में। ठीक है, हाँ, ई साइड पी साइड वो सब राइबोसोम में ही होता है। ठीक है, अभी वो सारी डिटेल्स नहीं पढ़नी है क्योंकि आप लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। ओके, तो राइबोसोम्स का क्या काम है? क्या काम है? प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम्स किसके साथ बाइंड होते हैं? mRNA के साथ। किसके साथ बाइंड होते हैं? किसके साथ बाइंड होते हैं? तो क्या बनते हैं? प्रोटीन्स बनते हैं। क्या बनते हैं? प्रोटीन्स बनते हैं। ठीक है, तो कभी कभी स्टूडेंट्स ऐसा भी होता है प्रोकैरियोट्स में या यूकैरियोट्स में, ठीक है, कि एक mRNA है। फॉर एग्जांपल दिस इज ए mRNA। क्या है? mRNA। इसके साथ बहुत सारे राइबोसोम्स बाइंड हुए हैं। ये मैं यहां पे दिखाता हूं आपको। ठीक है, यहां पे एक राइबोसोम बाइंड हुआ है, यहां पे एक राइबोसोम बाइंड हुआ है, यहां पे हुआ है बाइंड। ठीक है, तो ये क्या है? mRNA। तो ये स्ट्रक्चर जो बनता है, एक ही mRNA के साथ बहुत सारे राइबोसोम्स अटैच हैं। इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? पॉलीजूम या फिर पॉलीराइबोसोम भी कहते हैं। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर क्या हुआ? पॉलीजूम्स। आपकी एनसीईआरटी में दिया है, या फिर पॉलीराइबोसोम्स। तो क्या है पॉलीजूम या पॉलीराइबोसोम? जब एक ही mRNA के साथ बहुत सारे राइबोसोम अटैच होंगे। तो क्यों होंगे इतने सारे राइबोसोम अटैच? जब हमें बहुत ज्यादा प्रोटीन सिंथेसिस चाहिए, है ना, जब हमें बहुत ज्यादा कॉपीज चाहिए प्रोटीन की। ठीक है, तो पॉलीजूम का क्या काम है? ट्रांसलेशन की एफिशिएंसी को इंक्रीज करना। ठीक है, रेट ऑफ ट्रांसलेशन जो है, प्रोटीन सिंथेसिस जो है, वो इससे क्या होगी? इंक्रीज होगी, ज्यादा होगी। तो ये स्ट्रक्चर जो है पॉलीजूम्स हैं, पॉलीराइबोसोम्स हैं, जो आप कहिए। ठीक है, सो ये है सब कुछ राइबोसोम्स के बारे में। यूकैरियोट्स में इनका क्या स्ट्रक्चर है, हम यूकैरियोटिक सेल में पढ़ेंगे। फंक्शन सेम ही है। अरे वो कल नहीं, 2-3 दिन बाद वो क्लास होगी। ठीक है, हाँ, क्वेश्चंस भी हैं, क्यों नहीं है क्वेश्चंस? छोटी है क्लास? नहीं तो अच्छा अच्छा। तो बच्चों बताओ कि अभी अभी तक कोई डाउट है यहाँ पे? सबको समझ में आया राइबोसोम्स? हाँ, हाँ, जिनोमिक डीएनए हुआ मेन डीएनए, जो बैक्टीरिया का अपना डीएनए है। ठीक है, और बैक्टीरिया में कुछ एडिशनल डीएनए भी होता है जिसको हम प्लाज्मिड कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लाज्मिड, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। ठीक है,
कोई डाउट? पक्का? देखिए अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है? तो रूल क्या है क्वेश्चंस का? 1 मिनट तक पढ़ना है, आंसर नहीं देना है, ठीक है? मुझे आंसर नहीं आना चाहिए कहीं से भी। तो सबसे पहला क्वेश्चन, सेवरल राइबोसोम्स अटैच टू सिंगल एमआरएनए एंड फॉर्म ए चेन, दिस इज कॉल्ड एज? नो। पढ़िए क्वेश्चन अच्छे से, ऑप्शंस पढ़िए, ऑप्शंस गौर से देखिए। श्योर नहीं? समझ में आया सब कुछ? हाँ हाँ। ये सेडिमेंट 70s जो है ना, वो एक यूनिट होता है, ठीक है? हम सेंट्रीफ्यूगेशन, आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में हम राइबोसोम्स लेंगे, उनको रोटेट करेंगे, फिर उनका वैल्यू जो आएगा वो 70s ही आएगा, साइज के बेस पे, डेंसिटी के बेस पे, ठीक है? ये वैल्यूज होंगे जो सब यूनिट है ना, ठीक है? इनका साइज, इनकी डेंसिटी जो है वो 70s होती है। साइज और डेंसिटी दो चीजें, ठीक है? साइज और डेंसिटी किसकी? राइबोसोम्स के सब यूनिट की, ठीक है? टोटल 70s ही होता है, ठीक है? इसका अगर हम इंडिविजुअली करेंगे 50s होगा, इसका अगर हम इंडिविजुअल करेंगे 30s होगा, ठीक है? वैल्यूज, एडिशन नहीं, ओके? हाँ हाँ, प्रोकैरियोट्स में होता है ये। रिलैक्स। ये जो 70s राइबोसोम है ना, उसके दो सब यूनिट हैं। 70s राइबोसोम जो है उसके दो सब यूनिट हैं, एक 50s है, एक 50s है लार्ज सब यूनिट, 30s है स्मॉलर सब यूनिट, ठीक है? दोनों बाइंड होंगे तभी प्रोटीन सिंथेसिस होगी, ओके? देखिए यहां पे आंसर जो है क्या होगा? पॉलीजूम कहिए, पॉलीराइबोसोम कहिए, एक ही बात है। हेलो, यहां देखो, एक ही बात है, ठीक है? तो आंसर क्या है? बोथ ए एंड बी, ठीक है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा हम करें? हाँ ये वाला, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स आर, बातें नहीं, ऑप्शंस तो पढ़ो पहले, ऑप्शंस पढ़ो, पक्का? हाँ श्योर? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अगर यहां पे प्रोकैरियोट की जगह यूकैरियोट्स होता तो? हमें तो अभी पढ़ा ही नहीं। हाँ 80s होगा, ठीक है? 80s होगा अगर यूकैरियोट्स होगा, प्रोकैरियोट्स है तो 70s होगा आंसर, ठीक है? नेक्स्ट वन, many bacteria have small circular DNA outside the genomic DNA. This smaller DNA is called? बातें नहीं, देखो पढ़ो अच्छे से, ऑप्शंस पढ़ो, वहां देखो, बोर्ड की तरफ देखो, बोर्ड की तरफ देखो। हाँ बताइए। उसका सलवार बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। आर्के बैक्टीरिया को हम एक्सट्रीमोफाइलस कहते हैं, एक्सट्रीम कंडीशंस में रहते हैं, बहुत ज्यादा टेम्परेचर है। वो किसकी वजह से होता है? सेल वाल की कंपोजिशन की वजह से। इतना वरना बैक्टीरिया अगर 80 डिग्री सेल्सियस 90 डिग्री सेल्सियस पे जाएगा, सेल वाल डिनेचुरेट हो जाएगा ना। लेकिन फिटोग्लाइकन जो है वो हाइयर टेम्परेचर में भी ऐसा उसका स्ट्रक्चर होता है ना, वो वहाँ पे भी सर्वाइव करता है, इसीलिए उसका सेल वाल का कंपोजिशन थोड़ा डिफरेंट होता है बैक्टीरिया, ठीक है? ये समझना। तो क्या आंसर है?
ऑप्शन ए आंसर है, ऑप्शन बी, अरे प्लास्टिड ही होगा। प्लास्टिड क्या है? देखो कोई भी आंसर सॉल्व करते हो ना, हर एक ऑप्शन का आपको पता होना चाहिए। कभी कभी देखो ट्रिक, देखो क्या होता है, ठीक है। कभी आपको तीन ऑप्शंस का कोई आइडिया ही नहीं होता है, एग्जाम में ऐसा होता है, ठीक है। आपको एक ऑप्शन पता होगा, उसी के बेसिस पे आप आंसर कर सकते हो, ठीक है। इसीलिए हर एक ऑप्शन को एनालाइज करना जरूरी है। प्लास्टिड्स तो नहीं है, प्लास्टिड्स हम पढ़ेंगे यूकेरियोट्स में, प्लांट्स में होते हैं, है ना। प्लाज्मिड्स है ना। और प्रोफेज ये हम वायरस में पढ़ेंगे क्या होता है। प्रोफेज वायरस का एक स्टेज होता है, ठीक है। अनदर वन, सिलेक्ट विच वन इज नॉट ट्रू फॉर राइबोसोम्स। बताइए, ऑप्शंस पढ़िए अच्छे से, जल्दबाजी नहीं चाहिए मुझे। अरे ऑप्शंस तो पढ़ो अच्छे से। मुझे नहीं, वहां पे बोर्ड को बताओ, बोर्ड को। हाँ बोर्ड को बताओ, अपने आप को बताओ, मुझे नहीं। हाँ तो बताइए, विच वन इज नॉट ट्रू। नॉट ट्रू का क्या मतलब है? जो ऑप्शन गलत होगा वही आपको चूज करना है। अबाउट द तो देखिए, मेड अप ऑफ टू यूनिट्स, सही है गलत? सही है, हमने पढ़ा है ना। एक यूनिट जो है लार्ज सब यूनिट 50s है ना, और स्मॉलर सब यूनिट जो है वो 30s है, ठीक है। तो ये क्या है? LS, LS मतलब लार्ज सब यूनिट, है ना। और 30s क्या होता है? SS मतलब स्मॉलर सब यूनिट, है ना। तो दो सब यूनिट हैं, तो बिल्कुल सही है, ठीक है। फॉर्म पॉलीजूम्स, पॉलीजूम को स्ट्रक्चर हमने पढ़ा जो राइबोसोम्स बनाते हैं। क्या होता है पॉलीजूम्स? हाँ, एक ही mRNA मॉलिक्यूल के साथ बहुत सारे राइबोसोम्स अटैच हैं, उस स्ट्रक्चर को हम पॉलीजूम कहते हैं, उस स्ट्रक्चर को हम पॉलीराइबोसोम भी कहते हैं, है ना। तो ये भी सही हुआ। में अटैच टू mRNA, तो राइबोसोम्स mRNA के साथ अटैच होते हैं, DNA के साथ अटैच होते हैं। अगर ऐसा ऑप्शन आ गया एग्जाम में, राइबोसोम्स अटैच विद DNA, ऐसा होता है? आज तक कहीं पढ़ा है कि राइबोसोम्स DNA के साथ अटैच हैं? नहीं होते हैं। राइबोसोम्स का काम है mRNA से अटैच होना, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट सही है, राइबोसोम्स mRNA से ही अटैच होते हैं, ठीक है। लास्ट है, हैव नो रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस। इनका एक ही काम है, क्या क्या है? क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। इसीलिए इनको कहा जाता है नेचर्स प्रोटीन फैक्ट्रीज, सेल के प्रोटीन फैक्ट्रीज कहा जाता है इनको, ठीक है। अब देखिए, थैंक यू नहीं, अभी अभी 5 मिनट है, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन, देखिए स्टूडेंट्स, नीट 2020 एग्जाम में आपको नीट का क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। तो बहुत केयरफुली पढ़िए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंक्लूजन, अच्छा इंक्लूजन बॉडीज अभी हमने नहीं पढ़ा है। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन देखिए, इन प्रोकैरियोटिक सेल आपके पास 3 स्टेटमेंट्स हैं, पहले आप 3 स्टेटमेंट्स अच्छे से पढ़िए, ठीक है। और उसके बाद यहां से ऑप्शन चूज करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत केयरफुली पढ़ो। श्योर नहीं, पहले स्टेटमेंट्स देखो, नोट करो कौन सा करेक्ट है, उसके बाद ही आंसर दो। नींद आ रही है? नींद आ रही पक्का? क्या नींद आ रही है पक्का? मस्त सुन रहे, हाँ पक्का? पढ़ाई समझ आ रही है सब कुछ? अगर मैं पूछूं अभी, पक्का पूछूंगा, ठीक है। हो गया ड्रामा इसका शुरू, हाँ पक्का? देखिए
देखिए प्रोकैरियोटिक सेल में ऑप्शन ए है, नहीं ये ऑप्शन ए नहीं है, ये स्टेटमेंट ए है, ठीक है। तो स्टेटमेंट देखो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस यहीं से गलत होते हैं, सबसे ज्यादा टाइम भी इन्हीं क्वेश्चंस में लगता है। ओके, तो स्टेटमेंट ए क्या है? एनवेलोपर जेनेटिक मटेरियल इज प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट्स। ऐसा है क्या? कहां पे होता है एनवेलोपर? प्रोकैरियोट्स हैं तो कोई एनवेलप नहीं है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट क्या है? तो वहां पे आप क्रॉस मारोगे क्वेश्चन के सामने, ठीक है, ऑप्शन स्टेटमेंट के सामने। सेकंड था राइबोसोम्स आर एब्सेंट। ऐसा है क्या? अगर राइबोसोम्स एब्सेंट होंगे तो क्या सिनेरियो होगा? बताइए, व्हाट वुड बी द सिनेरियो? रिजल्ट क्या होगा? प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं होगी। प्रोटीन सिंथेसिस नहीं है तो सेल जो है अपने फंक्शंस कर सकता है? नो, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है? गलत। एन ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस इज एब्सेंट। ये स्टेटमेंट सही है कि गलत? सही है, यस ये बिल्कुल सही है। यूकेरियोट्स में होता है ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस, ठीक है, प्रोकैरियोट्स में नहीं होता। डीएनए जो है साइटोप्लाज्म में होता है ना, विदाउट एनी एनवेलप। ओके, तो कौन सा स्टेटमेंट यहां पे सही है? सी। तो इसी के बेसिस पे आप यहां पे ओनली सी है चूज कर सकते हो। ओके, तो आज हमने क्या पढ़ा? क्या हो रहा है? बाहर जाना है? हाँ, अभी मैं यहां पे खड़ा करूंगा, बोलूंगा एक्सप्लेन करो सब। देखिए सबसे पहले हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा। हमने क्या पढ़ा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड बाइलेयर है, ठीक है। और हमने क्या पढ़ा? इन्वेजिनेशंस हैं जिनको मीजोसोम्स कहेंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का डिटेल स्ट्रक्चर जो है हम कल पढ़ेंगे, नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे, ठीक है। यूकेरियोट का सबसे पहला स्ट्रक्चर जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही है, ठीक है, तो हम उसमें डिटेल में पढ़ेंगे। तो मीजोसोम्स क्या है स्टूडेंट्स? यस, इन्वेजिनेशन से, एक्सटेंशन से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, ठीक है। तो फंक्शंस क्या हैं? फंक्शंस इंपॉर्टेंट है, बताइए। सेल वॉल सिंथेसिस, सेल वॉल फॉर्मेशन, डीएनए, उसके बाद और फंक्शन रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। यस, सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं सेल का, है ना। और कोई फंक्शन? हाँ, यस, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स जो हैं वो भी मीजोसोम्स में ही प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और उन पिगमेंट्स को हम क्या कहते हैं? क्रोमेटोफोर्स कहते हैं, ठीक है। तो ये था मीजोसोम। नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या हमने पढ़ा? यू आर मोस्ट वेलकम। देखिए फ्लैजला नेक्स्ट स्ट्रक्चर है ना। फ्लैजला के बारे में हमने क्या पढ़ा? 3 रीजन्स हैं, कौन कौन से? हाँ, यस, सबसे बाहर फिलामेंट है ना। उसके बाद क्या है? हुक कहिए, शाफ्ट कहिए, है ना। उसके बाद क्या है? बेसल बॉडी। बेसल बॉडी जो है उसमें मोटर प्रेजेंट है जिसकी वजह से फ्लैजला की मूवमेंट होती है। सेल वॉल कहां से फ्लैजला कहां से ऑरिजिनेट होता है? देखिए ऑरिजिन इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही होता है, लेकिन आपकी एनसीईआरटी में लिखा है कि ये एक्सटेंशन है सेल वॉल का एक्सटेंशन है, आपके एनसीईआरटी ने लिखा है। क्यों? क्योंकि इसका ज्यादातर जो रीजन है ना सेल वॉल में ही प्रेजेंट होता है, ठीक है, इसीलिए। फिर हमने फिम्ब्रे पढ़ा, पिले पढ़ा। पिले क्या हेल्प करते हैं? फर्टिलिटी में, कंजुगेशन में हेल्प करेंगे। हेलो, क्या हो रहा है? खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। हाँ, आप ही को बोल रहा हूं, शाबाश। यहां मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो। क्रोमेटोफोर्स का क्या फंक्शन है? क्रोमेटोफोर्स कल के बाद आप आगे बैठोगे, कल के बाद आप 3 साथ नहीं दिखने चाहिए। मेरा काम है ना जगह बनाना, ठीक है। हाँ, बैठ जाओ, ठीक है, शोर नहीं, इधर देखो। फिर उसके बाद फिम्ब्रे का क्या काम है? अटैचमेंट। सबस्ट्रेट के साथ ये क्या करते हैं? अटैच करते हैं। सबस्ट्रेट कुछ भी हो सकता है, हमारा हाथ, हमारा मुंह, आंखों में भी हो सकते हैं, वाटर में रॉक्स के साथ भी हो सकते हैं, ठीक है। तो
किसके साथ अटैचमेंट होगी, किसकी हेल्प से अटैचमेंट होगी, फिम्ब्रे की हेल्प से ही होगी। ओके, उसके बाद हमने क्या पढ़ा, जेनेटिक मटेरियल, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, हर एक ऑर्गेनिज्म में है, इनमें भी है, लेकिन डीएनए इनका क्या है, सर्क्यूलर, क्या है, ठीक है। बैक्टीरिया में ही कुछ एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए भी होता है जिसको हम प्लाज्मिड कहते हैं। प्लाज्मिड का क्या काम है, रेजिस्टेंट अगेंस्ट एंटीबायोटिक प्रोवाइड करेगा, और कंजुगेशन में जो डीएनए ट्रांसफर होता है वो प्लाज्मिड ही होता है। क्या होता है, प्लाज्मिड ही होता है, ठीक है। फिर हमने क्या पढ़ा, हमने राइबोसोम्स को पढ़ा। राइबोसोम्स आर द प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ द सेल, ठीक है। राइबोसोम्स किसके साथ अटैच होते हैं, एमआरएनए के साथ। एमआरएनए कहां से बनेगा, डीएनए से, ठीक है। डीएनए से एमआरएनए, एमआरएनए से प्रोटीन्स बनेंगे, किसकी हेल्प से, राइबोसोम्स की हेल्प से। किसकी हेल्प से, राइबोसोम्स जो है प्रोकैरियोट्स में 70S टाइप हैं। कौन से हैं, 70S के दो सब यूनिट हैं, लार्ज सब यूनिट है 50S और स्मॉलर सब यूनिट है 30S, ठीक है। तो राइबोसोम्स क्या होता है स्टूडेंट्स, कभी कभी बहुत सारे राइबोसोम्स जो हैं एक ही एमआरएनए मॉलिक्यूल के साथ बाइंड होते हैं और एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, पॉलीजूम्स या फिर पॉलीराइबोसोम्स, ठीक है। ये स्ट्रक्चर क्यों बनता है, क्यों बनता है, यस, ताकि प्रोटीन का रेट जो है सिंथेसिस का ज्यादा हो सके। ओके, तो बस यहां तक ही हमने पढ़ा। हाँ, सो थैंक यू एवरीवन। कोई डाउट आज की क्लास में नहीं है? ओके, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।